नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात बिहार के बयार की। बिहार में किसकी बनेगी सरकार की? बात बिहार में हुए विधानसभा के दौरान दोनों चरणों में हुई रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की, एनडीए और महागठबंधन के दावों और वादों की। बिहार के दूसरे फेज में भी पहले चरण की तरह रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। बिहार के चुनावी इतिहास में पहली बार मतदाताओं में इतना उत्साह नजर आया, जहां लोकतंत्र के महायज्ञ में हर मतदाता ने अपने वोट की आहुति दी। बिहार के करीब 5.5 करोड़ मतदाता अपने क्षेत्र का जनप्रतिनिधि चुनने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंचे और मतदान किया। अब जिस तरह से बिहार के चुनावी इतिहास में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई, उसके बाद राजनीतिक पंडित भी आकलन नहीं कर पा रहे हैं कि बिहार की हवा किस ओर है, क्योंकि इस चुनाव में रोजगार और पलायन का मुद्दा सबसे ज्यादा गूंजा। साथ ही जंगल राज की याद दिलाकर वोटरों में डर या असुरक्षा का नैरेटिव बनाने की कोशिश भी दिखाई दी। कट्टा भी जमकर चला और विकास की दावे भी खूब हुए। महिलाओं के लिए भी सौगातों का पिटारा खोल दिया गया। मोदी, शाह, नीतीश के साथ ही एनडीए की ओर से दिग्गजों ने पूरा जोर लगाया। दम राहुल और तेजस्वी ने भी दिखाया। अब जनता ने उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद कर दिया है, जिनकी किस्मत का फैसला 14 नवंबर को होगा और तय होगा कि बिहार की सत्ता के सिंहासन पर जनता ने किसको मौका दिया है। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या ये बदलाव की तरफ इशारा है या फिर वर्तमान सत्ता पर दोबारा भरोसा जताने की इच्छा। सवाल ये भी है कि इस अधिक मतदान का मतलब क्या निकाला जाए। बिहार का वोटर किस मुद्दे को ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है? कानून व्यवस्था, विकास, नौकरी या कुछ और? क्या बिहार में चुनाव में बेरोजगारी के मुद्दे पर युवा और 10,000 रुपए की राशि से महिलाएं चुनाव नतीजों की दिशा बदलने वाली साइलेंट फोर्स बन रही हैं? लेकिन इससे इतर राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे भी हैं। निकलकर मतदान करने का काम किए, इससे यह स्पष्ट दिख रहा है और ये 2010 के रिजल्ट को ब्रेक करने वाला रिजल्ट होगा। बिहार में विकास के मुद्दे पर सब पूरा बिहार एकजुट है और हमें पूरी उम्मीद है कि विकास रुकेगा नहीं, तेजी से विकास आगे बढ़ेगा। बड़े मार्जिन से लग रहा है कि हम लोग के पक्ष में लोगों ने वोट किया है और पक्ष में वोट एक जो इम्पोर्टेंट चीज है जो मुझे इस चुनाव में दिखाई पड़ा वो है कि नीतीश जी को लेकर के या सरकार को लेकर के किसी को कोई कंप्लेन नहीं। सीमांचल से और कोसी से सरकार बनती है और मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, बदलाव के लिए बनेगा और नए बिहार के लिए बनेगा। हाँ, परसेंटेज तो बढ़ता ही है। हाँ, महिला लोग का है संख्या, झुकाव है महिलाओं का, बदलाव होगा। कौन क्या विकास किया तो जनता बताएगा 14 को। बिहार में 60% से ज़्यादा जनता बदलाव चाहती है और पिछले 25-30 साल से जो राजनीतिक विकल्प के अभाव में एक तरह से धीरे धीरे राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर उदासीनता बन गई थी, विकल्प नहीं था लोगों के पास। अब जनसुराज के आने से उनको एक नया विकल्प मिला है और बढ़ा हुआ जो वोटिंग परसेंटेज है वो दो बातों को दिखाता है। एक कि लोगों को एक नए विकल्प को देखकर उत्साह रहा है और बड़ी पैमाने पर वोटिंग हुई है, बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। चलिए, तो अब दूसरे चरण का मतदान भी पूरा हो गया है। जनता ने पहले चरण से भी ज्यादा उत्साह दिखाया। पहले चरण में 121 सीटों पर जबरदस्त 65.8% मतदान हुआ, तो वहीं दूसरे चरण में मतदान का प्रतिशत 70 के आंकड़े को छू गया। हालांकि अब प्रत्याशियों की किस्मत के साथ ही राजनीतिक दलों की तकदीर का फैसला 3 दिन बाद यानी 14 नवंबर को पता चलेगा और बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार होंगे या फिर बदलाव की बयार होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। कई दावे हुए, कई वादे हुए, बहुत सारी बातों का जिक्र हुआ और मुद्दों की भरमार रही, आपसी तकरार भी रही, लेकिन अब सरकार किसकी बनेगी ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कई सारे एग्जिट पोल भी शाम तक आए हैं, लगातार सिलसिला जारी है और एग्जिट पोल में जो अनुमानित आंकड़े आए हैं वो एनडीए को बहुमत दिखा रहे हैं। लेकिन क्या एग्जिट पोल जो है वो जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो नतीजों के समान होंगे या एक बड़ा बदलाव हो जाएगा? बहुत सारे सवाल हैं, हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे राजेश जैन। राजेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मृणाल अनामय। मृणाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जेडीयू का पक्ष रखेंगे डॉक्टर मोहम्मद लुत्फुल्लाह। लुत्फुल्लाह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बिहार से आरजेडी का पक्ष रखेंगे मंटू यादव। मंटू जी, आपका भी बहुत स्वागत है। एलजेपीआर से अजय कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जनसुराज से पक्ष रखेंगे राजेश गोप।
राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर कुमार राकेश हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत, सबसे पहले सभी राजनीतिक दल हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा की शुरुआत, क्योंकि बिहार की सियासत है, दोनों गठबंधन हैं। मैं शुरुआत करूंगी मोहम्मद लुत्फुल्लाह जी आपसे। मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन रहा हूँ। मोहम्मद लुत्फुल्लाह जी, हम पिछली बार भी चर्चा में थे और मुझे बहुत अच्छे से याद है, अब तो दोनों चरण हो चुके हैं और दोनों चरणों के बाद जो रिकॉर्ड तोड़ बम्पर वोटिंग हुई है बहुत कुछ दर्शाती है। एग्जिट पोल जो आते हैं बहुत अच्छी बात है, अनुमानित जो आंकड़े अब तक आए हैं एग्जिट पोल के, वो एनडीए को बहुमत जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल नतीजे नहीं होते। ओवरऑल जितनी चीजें हुई और दूसरे चरण के मतदान में और बम्पर वोटिंग हुई है जो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा फेज जो होता है, जिन सीटों पर हुआ है मतदान, खास तौर पर वो 80 सीटें जो निर्णायक भूमिका तय करती हैं। इसमें सीमांचल है, कोसी है, मगध है, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे। तो कितना उत्साह और एक ओवरऑल कैलकुलेशन निकाले तो क्या देखते हैं? सबसे पहले तो मैं बिहार की समस्त जनता का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनका धन्यवाद उनको देता हूं। उन्होंने बढ़ चढ़ करके वोटिंग किए और निश्चित रूप से डेवलपमेंट, विकास को सम्मानित जनता ने वोट किया है। बिहार में 20 वर्षों के शासनकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जितना डेवलपमेंट, विकास हुआ है, सभी क्षेत्रों में ईमानदारी के साथ, चाहे वो रोड ले लीजिए, पुल ले लीजिए, पुलिया ले लीजिए, उसके बाद रोजगार ले लीजिए, शिक्षकों की बड़े पैमाने पर बहाली ले लीजिए, बिजली ले लीजिए, बड़े पैमाने पर रोजगार को रोजगार ले लीजिए। 10,000 रुपया जो है महिलाओं को दिया गया है, जो प्रोत्साहन के तौर पर, मदद के तौर पर बिजनेस करने के लिए, और महिलाओं, युवाओं सभी का मैं हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बहुत उत्साह के साथ महापर्व का को जो है वोट दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और हेलो, ठीक है मोहम्मद लुत्फुल्लाह जी, एक छोटा सा सवाल है। ये कहा जा रहा है और इलेक्शन कमीशन ने भी महिलाओं को धन्यवाद किया है, इसलिए धन्यवाद किया है क्योंकि महिलाओं की जो वोट की भागीदारी है, जो हमेशा से रही है, वो इस बार भी बहुत ज्यादा रही, तो कहीं ना कहीं उनको धन्यवाद किया गया है। तो क्या आपको लगता है कि महिलाओं की जो भागीदारी सबसे ज्यादा है वो नीतीश जी के फेवर में ही गई होगी, क्योंकि आप लोग शुरू से ये कहते आ रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को सशक्त बनाने के लिए 20 वर्षों से लगातार मेहनत कर रहे हैं। वो महिलाएं जो दबी कुचली रहती थी, पढ़ाई के लिए वो लोग जो है घर में बैठी रहती थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आवाज उठाए और सभी महिलाओं को जो उनको ताकत दिए, हिम्मत दिए, जो आज सभी क्षेत्रों में देख लीजिए आप, चाहे पुलिस ले लीजिए, दरोगा का ले लीजिए, IAS ले लीजिए, IPS ले लीजिए, बिहार में बड़े पैमाने पर महिलाओं को आरक्षण दिया गया, जिसका लाभ जो है मिला सभी को। और महिलाओं ने जो वोट दिया, इसके लिए हृदय तल से आभार व्यक्त। और निश्चित तौर पर हमारी सरकार 14 के बाद रिजल्ट आएगा और देखिएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। बिल्कुल ठीक है, चलिए वापस आऊंगी क्योंकि राजेश जी हमारे साथ अभी कनेक्ट नहीं है। मृणाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूं मैम। मृणाल जी, ओवरऑल सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। दोनों चरणों में मतदान संपन्न हुआ, महिलाओं को धन्यवाद किया गया है, बढ़ चढ़कर उनका जो वोटिंग परसेंट है बहुत ज्यादा हुआ, बम्पर वोटिंग तो हुई ही है, मुद्दे अपनी जगह प्रभावी थे, लेकिन जो एग्जिट पोल आने शुरू हुए हैं, मैं इनको नतीजा नहीं मानती, एग्जिट पोल हैं, अनुमानित आंकड़े होते हैं, बहुमत मिलता हुआ एनडीए को दिखा है। ओवरऑल देखें, क्या मानते? देखिए मैम, ऐसा है कि जिस प्रकार से लोकतंत्र का पर्व लोग बिहार के वासियों ने मनाया और जिस प्रकार से स्वतंत्रता मिलने के बाद जो वोट का इंक्रीजमेंट हुआ है, जो वोट परसेंटेज का इंक्रीजमेंट हुआ है, वो बहुत ही सराहनीय है। जैसा कि देखा गया है कि युवा और जितने भी बेसिकली यहाँ के जनता निवासी हैं, वो जिस प्रकार से बढ़ चढ़कर इसमें वोटिंग किए हैं, वो बहुत ही
माने बहुत ही माने अच्छा है, उसका बेसिकली रिजल्ट का भी प्रभाव आएगा। जिस प्रकार से विपक्षी दल जितने भी एनडीए के गठबंधन के जितने भी साथी थे, वो जिस प्रकार से 20 साल विनाश काल का रूप में लेके चले थे, उसको बेसिकली हम लोगों ने ध्वस्त करने का कोशिश किया है। और यहाँ तक कि अवेयरनेस लेवल भी हम लोगों ने बढ़ाया है कि आपके वोटिंग से ही बदलाव होगा। और जिस प्रकार से युवाओं ने बेरोजगारी झेला है, पलायन झेला है, उसको बेसिकली देखते हुए लोगों ने काफी मात्रा में वोट किया है महागठबंधन के पक्ष में। जहां तक की बात है एग्जिट पोल का, तो एग्जिट पोल तो आप देखिए कि 2020 में भी बेसिकली वो लोग दिखा रहे थे कि लोकसभा में, ये क्या कहते हैं कि विधानसभा में, लेकिन एग्जिट पोल भी गलत हुआ। लोकसभा में भी ये लोग बोल रहे थे 400 पार, लेकिन बेसिकली 240 पर आके अटक गए। तो एग्जिट पोल का तो ठीक है, अपना एक हिसाब है, लेकिन जो वोट जो है वो गोपनीय होती है। वो जब तब बक्सा खुलती है तभी पता चलता है कि वोट किसको तरफ ज्यादा गया है और किसके तरफ कम गया है। और जिस प्रकार से महागठबंधन ने प्रचार प्रसार किया है तेजस्वी जी के नेतृत्व में, क्योंकि वो भावी मुख्यमंत्री के रूप में हम लोगों ने उनको ये स्थापित किया था। और यही नहीं, मुद्दा के भी राजनीति हम लोगों ने शुरू किया था। जिस प्रकार से बोल रहे थे ये जदयू के प्रवक्ता थे कि हमने बेसिकली महिलाओं को 10,000 रुपया दिया। अरे 10,000 रुपया तो आपने घूस दिया। आप जाके देख लीजिए गांव में कि माइक्रो फाइनेंस के चक्कर में महिलाएं कितने परेशान हैं और किस प्रकार की बेसिकली वो अपनी समस्या से झेल रही है। वो जानती है कि ये जो पैसे दिए आपने वो केवल कर्ज के रूप में दिया है, आप उसका सूद जरूर लेंगे। और जिस प्रकार का बेसिकली यहाँ चर्चा कर रहे थे मोदी जी आकर मंच पर कट्टा और गोली का, जबकि यहाँ के युवाओं बहुत ही बुद्धिजीवी है और बहुत ही मेहनती है। उनको बेसिकली नौकरी और उनको बेसिकली पलायन को रोकने की बेसिकली एक मैनिफेस्टो लेके आना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने मैनिफेस्टो भी बेसिकली 20 सेकंड में खत्म करता है। उतना मिनट में तो मैगी भी 2 मिनट में बनता है। तो जिस प्रकार की ये चर्चा कर रहे हैं, तो वो तो अब बक्सा खुलेगा 14 तारीख को, तो 14 तारीख को ही इनको पता चलेगा कि किस प्रकार की और किसकी ओर बेसिकली सरकार झुक रही है बनाने के रूप में। ठीक है मृणाल जी, चलिए वापस आऊंगी। मंटू जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहे हैं राखी जी। हाँ मंटू जी, ये बम्पर वोटिंग और जो एग्जिट पोल फिलहाल अभी तक आए हैं सामने, इन सारे पूरा कैलकुलेशन देखें और दोनों चरणों की वोटिंग को भी देखें, ये एक देखिए 2 ही बातें हैं। एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है जो मैं कह सकती हूं कि क्लियर मैंडेट होगा, जो भी अलायंस आएगा उसको क्लियर मैंडेट होगा। बीच वाली स्थिति मुझे नहीं दिखती, क्योंकि जनता ने जिस हिसाब से वोट किया है बीच वाली कोई स्थिति यहां है नहीं। तो क्लियर मैंडेट तो होना ही है। अब बदलाव का क्लियर मैंडेट है या फिर रिपीट होने का है, ये तो हमें 14 को पता चलेगा। लेकिन दोनों चरणों को देखें, जो वोटिंग के परसेंटेज आए हैं, जो एग्जिट पोल आने शुरू हुए हैं, जो बहुमत दिखाया जा रहा है एनडीए को, क्या कहेंगे? ये जो परिवर्तन की लहर है, जो सर्वे दिखाया गया है, ये फ्लॉप्स होगा। पिछले 2020 में भी फ्लॉप हुआ और महागठबंधन की सरकार बनेगी, इसी को लेकर के जो है वोट परसेंटेज बढ़ा है। सरकार के खिलाफ नाराजगी है कि सरकार में भ्रष्टाचार, अपराध बढ़ा है, पलायन बढ़ा है। इसके खिलाफ जनता ने गोलबंद होकर के महागठबंधन को वोट देने के काम किया है और नीतीश जी को इस बार सत्ता से बेदखल करने के लिए संकल्प लिया है। खास करके महिलाओं, बेरोजगार, किसान, मजदूर, नौजवान साथी सब लोग महागठबंधन को वोट दे करके बिहार में एक तरफा वोट करने के काम किया कि नीतीश जी को हटाना है और तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री बनाना है। लंबे समय तक ले अब तेजस्वी जी राजनीति करेंगे बिहार में, इसीलिए उनको लाना चाहता है। यहाँ के बिहार के सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग तेजस्वी जी के सरकार देखना चाहता है। इनके रीजन में महिलाओं का जो मान बहन योजना के तहत
2,500 रुपया देने के घोषणा किए, संकल्प लिए, और सभी परिवार में जिसके घर में नौकरी नहीं है उसका एक परिवार के नौकरी देने के जो संकल्प लिए हैं, इसी से सब लोग संतुष्ट हैं। इन पर आशा और विश्वास है कि तेजस्वी जी ही बिहार को विकास और उन्नति के राह पर ले जाएंगे। इसलिए बम्पर वोटिंग हुआ है, और जब बम्पर वोटिंग हुए सरकार के खिलाफ और विपक्ष को जो है मौका देने के काम किया है। राखी जी, ठीक है, वापस आऊंगी। अजय जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन रहा है आपका। हाँ अजय जी, सबसे अब आपकी भी पहले तो प्रतिक्रिया। दोनों चरणों का मतदान संपन्न हुआ। पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग हुई, दूसरे चरण में उससे भी ज्यादा रिकॉर्ड बम्पर वोटिंग हो गई। मुद्दे तो अपनी जगह थे ही, लेकिन अब महिलाओं को भी थैंक्स किया है इलेक्शन कमीशन ने। और ये कहा जाता है कि जब महिलाओं की भागीदारी ज्यादा होती है, कहीं ना कहीं नीतीश के फेवर में जाती है। लेकिन ये बम्पर वोटिंग क्या हर बार यही दिखाती है, या इस बार बदलाव देखते हैं? नहीं, महिलाओं, ये पिछला जो आपका ये हुआ था ऋषभ सोनी जी के द्वारा किया गया था, उसमें भी हमने कहा था कि अगला जो पहले चरण में ये रंग है, दूसरा चरण तो इससे और रंगारंग होगा। वही स्थिति आज हम लोगों को, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद चुनाव आयोग को, बहुत बहुत धन्यवाद महिला मतदाताओं को। और ये SIR का जो मुद्दा उठाया गया और लोगों को इतना डरा दिया गया कि आपके प्रति ये हो जाएगा, और छठ महापर्व का जो ये हुआ उसमें पुरुष मतदाता बहुत ये नौकरी के नाम पर, पेशा के नाम पर अपना गांव छोड़कर फिर चले गए। लेकिन जो महिला मतदाता है वो छठ पर्व में आने के बाद वो कंटिन्यू यहाँ कैंप वोटिंग के लिए कर रही थी। और इसमें हमारे NDA गठबंधन का बहुत बहुत बड़ा सहयोग है, जो इस तरह का माहौल पैदा किया और लोगों में सुकून था। पहले वोट डालने जाते थे तो लोग गांव में 5 दिन पहले से बम्बार्डिंग शुरू होती थी, लोग एक दूसरे को, दबंगती को, कमजोर लोगों को दबाने का काम करते थे। तो लोग का आशंका करते थे कि हो सकता है बूथ पर जाए तो जान पर खतरा आ जाए। लेकिन इस बार कहीं कोई ये नहीं हुआ, सिवा एक जगह मोकामा विधानसभा में वो भी एक साजिश के तहत किया गया, वो विपक्षियों के द्वारा, और फंसाने का काम किया कि जिससे मतदान प्रभावित हो। लेकिन उसका सबका सकारात्मक ये नजर आ रहा है। और आप जितने चैनल पर देख रहे हैं, सारे चैनल पर NDA के फेवर में आ रहा है। और हम तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हिमायती हैं, तो उसके लिए हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय चिराग पासवान जी, केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, इनका जो ये है स्लोगन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और दूसरा हमारा जो समीकरण है MY का समीकरण। जब भी बदलाव आया है, इतिहास साक्षी है, चाहे वो राम का जमाना हो, कृष्ण का जमाना हो, गांधी का जमाना हो, सारे जमाने में युवाओं और महिलाओं के द्वारा ये किया गया। और ये बेहतर हमारी ये रहे व्यवस्था बने, जो बनी है व्यवस्था इससे भी बेहतर ये काम करे। इसके लिए ये लगातार विकास होते रहे, इसके लिए ये बम्पर वोटिंग हम लोगों के लोकतंत्र का ये महापर्व है, इस तरह से संपन्न हुआ। और 14 तारीख का जो परिणाम आएगा उसके पहले तक कोई नहीं बोलने वाले हैं, न मृणाल भाई बोलेंगे, न मंटू जी बोलेंगे, न वो जनसुराज वाले भाई बोलेंगे, न और कोई बोलेंगे कि तब हमारे लिए बदलाव आ। लेकिन बदलाव का जो ये लोग अपने मन में ख्याल, ये खुश रहने के लिए वो ख्याल पालते रहे, उनको खुशफहमी मुबारक हो। लेकिन हकीकत है कि NDA के फेवर में और युवाओं और महिलाओं के द्वारा बम्पर वोटिंग किया गया, इसके लिए लाख लाख शुक्रिया इनको, चुनाव आयोग को और महिला मतदाताओं को, युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। राकेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? राकेश गोप जी सुन रहा हूँ। राकेश गोप जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। मतदान को हम देखें, वोटिंग परसेंटेज को देखें, हम मुद्दों को देखें,
ओवरऑल जो आकलन निकाला जाता है, जो कहा जा रहा है कि महिलाओं की भागीदारी यदि ज़्यादा है तो वो एनडीए के समर्थन में होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत मत है कि यदि एक तरफ महिलाओं की भागीदारी है और 10,000 की राशि है तो दूसरी तरफ सरकारी नौकरी का भी वादा है। जनसुराज को कहाँ आके? राखी जी, ऐसा है कि पहले तो बिहार की जनता को धन्यवाद बनता है और चुनाव आयोग को भी कि अभी तक बिहार में जो बम्पर वोटिंग पहले चरण के बाद दूसरे चरण में भी यह क्रम लगातार जारी रहा। आपने कहा कि चुनाव आयोग ने महिलाओं को स्पेशली थैंक्स कहा है। हम बिहार के सारे राजनीतिक दल की तरफ से और खास करके जनसुराज पार्टी की तरफ से हम भी यहाँ की महिलाओं को, युवाओं को और बेरोजगारों को और खास करके प्रवासी मजदूरों को स्पेशली धन्यवाद करते हैं। आज जो यह बम्पर वोटिंग हुई है, आप अगर इसका गहराई से विश्लेषण करेंगे तो वाकई महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके वोटिंग में हिस्सा लिया है। इसका कारण आप 10,000 रुपया को मान सकते हैं। ये जो भाई साहब हमारे दावा कर रहे हैं वो दावा करें, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर जनसुराज मानता है, मैं मानता हूँ कि महिलाओं के पीछे एक दर्द जगाया जनसुराज पार्टी ने, और जनसुराज पार्टी ने अपील किया कि आप अपने बच्चों के चेहरे पर वोट करें। महिलाएं अब नहीं चाहती हैं कि उनका पति और उनका बेटा वाहियात नेता राज ठाकरे का गाली सुनने के लिए महाराष्ट्र में जाकर के हमारे बिहार के मजदूर धक्के खाएं। वो नहीं चाहती है कि अब गुजरात में लोग अपने पीठ पर बैग लेकर के ट्रेन में धक्का खाते हुए सूरत में जाकर के मजबूरी में 10-12 हजार रुपया के लिए धक्के खाएं। तो महिलाओं का जो वोटिंग करने का पैटर्न है वो इस बात को लेकर के भी आक्रोशित था इस बार कि हमारे बच्चे और हमारे पति को यही बिहार में रोजी रोजगार मिले, जिसका कि सबसे बुलंद आवाज जनसुराज पार्टी ने उठाया। हम यह कहना चाह रहे हैं कि जीत जिनकी भी हो, सरकार जिनकी भी बने, लेकिन इस बार बिहार जीतेगा, बिहार के मुद्दे जीतेंगे। बिहार का मुद्दा क्या था, जनसुराज का मुद्दा क्या था? हम शिक्षा की बात कर रहे थे, हम बेरोजगारी की बात कर रहे थे, हम पलायन को रोकने की बात कर रहे थे, हम खाने वाली खेती को कमाने वाली में खेती में बदलने की बात कर रहे थे। और मुझे फक्र है इस बात का कि प्रशांत जी की बातों को, जनसुराज की बातों को बिहार में बखूबी समझा है। और आप देखेंगे कि 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो आपको जो भी एग्जिट पोल आ रहा है उनका सम्मान है, क्योंकि वो एक पद्धति है। मैं किसी के चयन प्रक्रिया पर या किसी एग्जिट पोल पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन आप 14 तारीख के परिणाम को देखेंगे कि बिहार का मुद्दा जीतता हुआ नजर आएगा। और जिनकी भी सरकार बने उनको इन मुद्दों पर अब काम करना होगा। आप देखिए, जो हमारे एनडीए के साथी हैं प्रवक्ता, वो दावा कर रहे हैं कि नीतीश जी ने बहुत विकास किया। बताइए, विकास के सारे मामले में बिहार आज किस पायदान पर खड़ा है? विकास के मामले में बिहार आज भी देश के सारे फीसदी राज्यों में से सबसे निचले पायदान पर है। इसलिए राखी जी, आने वाला जो 14 तारीख होगा वो आपको एक अप्रत्याशित नतीजे दिखाएंगे और बिहार जीतता हुआ आपको नजर आएगा, बिहार के मुद्दे जीतते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक है, चलिए वापस आएंगे। राजेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन रहा हूँ राखी जी। राजेश जी, आपकी भी प्रतिक्रिया। देखिए, मैं जो कुछ सुन पाया हूं, मैं सबसे पहले माफी मांगता हूं अपने मित्रों से कि मैं कुछ विलंब से जुटा हूं। मैं राकेश गोप जी को सुन रहा हूं, अच्छे विचारक माने जाते हैं। उन्होंने बार बार ये सवाल उठाया है, और ये सवाल उनका नहीं है, उनके आका भी ये सवाल उठाते रहे हैं कि बिहार के बच्चे बाहर नहीं जाए। तो मैं कहना चाहता हूं कि 2005 में जब नीतीश के साथ हम लोग सरकार में आए, और 2005 में एक दिन में तो रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, एक दिन में तो बना नहीं। 2010 से आप देखेंगे आंकड़ेवार तो पलायन बहुत हद तक रुकता चला गया। और आज स्थिति यह है कि आप लुधियाना चले जाइए, अमृतसर चले जाइए, सूरत चले जाइए, वहां बोर्ड लटके मिलेंगे कि कारीगरों की आवश्यकता है, मजदूरों की आवश्यकता है, गार्ड की आवश्यकता है। ये एक सच्चाई। ये नहीं कहता हूं कि आज पलायन नहीं हो रहा होगा, पलायन का रेशियो बहुत घट गया है। और बिहार लालू जी के राज में एक कंज्यूमर स्टेट था, कंज्यूमिंग स्टेट था, वो प्रोडक्टिव स्टेट नहीं बन सका। आज हम उसको प्रोडक्टिव स्टेट बनाने में बहुत हद तक कामयाब हुए, इसलिए रोजगार का सृजन हुआ है। ये एक सच्चाई है, इसको समझना चाहिए। और आज तो जरूर समझना चाहिए, जबकि दूसरे फेज का मतदान हो गया है। आज आपके बोलने से एक वोट में भी अब फर्क पड़ने वाला नहीं है। कम से कम अब तो सच्चाई का साथ दीजिए। ये इतने दिनों तक चल रही थी, आप बता रहे थे कि अपने बच्चों को बाहर मत भेजिए,
लालू जी ने अपने बच्चों के बारे में सोचा। आपके इतना कहने पर भी अब जब बिहार में जो वोट का पैटर्न है वो जातिवादी पैटर्न, तो साथी यहाँ कह रहे हैं कि तेजस्वी जी को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो उसके पीछे ये नहीं कि बहुत बड़े विचारक हैं वो, उसके पीछे जो उनका एक तगमा लटका हुआ है उसके आधार पर वो तेजस्वी को चाह रहे हैं। ये बिहार की सच्चाई, इससे इनकार मत कीजिए। अब वो समझ नहीं रहा, मैं पीके की ही भाषा बोल रहा। मेरा कहना केवल इतना है कि बिहार में जबरदस्त मतदान हुआ है। मतदान का जो प्रतिशत कुछ हाई दिख रहा है उसके पीछे SIR भी है। अगर उसकी बात करें तो 2-3% उसके वजह से भी हाई दिख रहा है। लेकिन महिलाओं में जो 50% जो महिला आबादी है, उस 50% में 65% मतदान NDA के पक्ष में हुआ। और यही एक बड़ी वजह है कि NDA क्लीन स्वीप कर करके ऊपर आ रही है और कहीं दूसरे दल का, खास करके पीके जी जो एक पूरी व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे थे, मुझे अफसोस हो रहा है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस ऐसा नहीं हो रहा है। आने वाले भविष्य में उनका परफॉर्मेंस हो जाए, मैं नहीं कह सकता हूं। लोकतंत्र बहुत परिपक्व हुआ है और लोगों ने साथ दिया है नीतीश जी के विकास का, मोदी जी के विजन का और नीतीश जी के विकास का साथ दिया है। इसके अलावा कोई बात सच नहीं है। और जो महिलाओं को स्वावलंबन मिला है, जो बिहार के लोगों को स्वावलंबन मिला है, कह रहे थे कि बिहार के लड़के जो पहली बार वोट दे रहे हैं वो व्यवस्था बदलना चाहते हैं, वो व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि बिहार की सड़कों पर उन्होंने तेजस्वी जी को डांस करते देखा है, चमचमाती सड़कों पर, बिजली के नीचे डांस। अगर तेजस्वी उनका रोल मॉडल है तो वो सड़कें तो नीतीश जी की हैं, बिजली बत्ती तो नीतीश जी की चल रही है। तो इसीलिए वो नीतीश की सरकार को बनाए रखना चाहते हैं। इसी लेकर के इसमें किसी को कोई शक शुबहा नहीं रहे। 14 तारीख में मित्रों बहुत कम समय है, आप धैर्य बनाए रखिए। आपके दुख के साथ हमेशा रहेंगे हम, आज भी हैं और आगे भी हमारी पार्टी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी वापस आऊंगी। कुमार राकेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? आपको हाँ कुमार राकेश जी, क्योंकि ये राजनीतिक दल हैं, इनकी अपनी अपनी बात रहेगी और अपने अपने हित की बात करेंगे, लेकिन वाकई में इस बार बिहार में जो वोटिंग का परसेंटेज हमने देखा, एक तो वो, दूसरा मुद्दे अपनी जगह थे ही, तीसरी सबसे बड़ी बात महिलाओं की भागीदारी, चौथी सबसे बड़ी बात जो एग्जिट पोल आने शुरू हुए, उन सारे आंकड़ों को देखें और हम पिछले 2 विधानसभा चुनाव को ही ले लें, हम 2015 की बात कर लें, हम 20 की बात कर लें, इस बार का ओवरऑल मार्जिन या इस बार के इलेक्शन को आप कैसे देखते हैं, एक विश्लेषण यदि करने की कोशिश करें तो, और इसका जो भी रिजल्ट होगा उसका राष्ट्रीय राजनीति पर कितना बड़ा असर देखते हैं? देखिए, सबको मैंने सुना धैर्यपूर्वक और सबके अपने अपनी इनपुट्स रहे और अपना अपना विश्लेषण रहा। कि सभी बातों में कॉमन रहा एक प्रवक्ता को छोड़ करके कि महिलाओं की भागीदारी प्रबल रही है पहले की तुलना में। और ये इलेक्शन कमीशन भी धन्यवाद दे रहे हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज भी धन्यवाद दे रहे हैं, चाहे महागठबंधन के नेता हो चाहे NDA के नेता हो। लेकिन मुझे एक चिंता की बात है, मुझे सभी जितने दल के लोग बैठे हुए हैं उनसे मेरी गुजारिश है, अपील है और विनती है, क्या दिल पे हाथ रख के ये कहेंगे कि क्या बिहार जातिवाद क्षेत्रवाद से मुक्त हो गया? सरकार जिसकी भी हो, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, उसे नहीं हो सकते मुक्त, ठीक है। मेरे 86 की आर्टिकल थी इंडियन नेशनल ऑब्जर्वर में, आज इसको रख दूंगा, डाटा परसेंटेज चेंज हो जाएगा। मैं बार बार इसको कोट भी करता हूँ, सब कुछ स्थितियां मिला जुला के वही है, मौलिक बात। लेकिन जो बातें अभी कही गई, जो आपने 4 सवाल किए हैं वोट परसेंटेज को लेकर के, 2005 की बात करें, 2010 की बात करें, 2015 की बात करें, 2020 की बात करें, तो जो पिछले 4 चुनाव में जो परसेंटेज बढ़े हैं, तो एक नया नैरेटिव पैदा हुआ है देश में, प्रो इनकम्बेंसी और एंटी इनकम्बेंसी। 90s के पहले अभी देखा जाए जो भी परसेंटेज रहा है, यदि डाटा देखेंगे तो यदि वोट परसेंटेज बढ़ता था तो लगता था सरकार के खिलाफ में वोट है। लेकिन इस बार पूरा उल्टा हो रहा है। इसका क्या मतलब है? मतलब कुछ न कुछ विकास हुआ है। जितने विरोधी नेता भी होंगे, जो बिहार के हैं या नहीं है, या जो भी प्रवक्ता हैं, दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से कहेंगे कुछ न कुछ विकास हुआ है। दूसरी बात, जो महिलाओं की भागीदारी उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है नीतीश जी के आने के बाद। उसका एक एक्सपेरिमेंट प्रशांत किशोर जब जनता दल यू में थे, बड़े
पदों पे थे, उनका भी एक योगदान था कि उन्होंने एक निकाला था उसमें से फार्मूला कि महिलाओं को शामिल देने की बात, याद करें 2010-15 की बात, दोनों चुनावों में। तो वहां से महिलाओं की भागीदारी शुरू हुई, जो एक तरह से उपेक्षित वोट था, नया वोट बैंक, नया कोर देखा, और उसमें अभी जो 10,000 दिया गया, जो भी दिया गया, उसमें एक उसका प्रभाव तो चुनाव में देखा गया। रही बात हमारे जो अति विद्वान लालू जी के सुपुत्र जो हैं, बहुत बेचारे जो भी पास है, 9वीं पास या 8वीं पास है, उन लोगों की गलती नहीं, उनके पिता की गलती है, मैं उनको गलती देता नहीं। उनका चुनावी गणित के साथ साथ जो अंक गणित है और राजनीतिक गणित गड़बड़ा गया कि जो भी उनके सलाहकार हैं, जो उनको सलाह दिया कि आपको हर घर को नौकरी दे देंगे, तो उसका वो जवाब काउंटर नहीं कर पाए कि मान लिया कि भाई अब जितना हमारा बजट नहीं है उससे ज्यादा का आप कहाँ से दे पाएंगे नौकरी, और पैसा कहाँ से लाएंगे, किस सोर्स से लाएंगे। जो फ्रीबी की पॉलिटिक्स चल कर राखी, ये देश के लिए बहुत ही चिंता का विषय है, आर्थिक स्तर पे भी और सामाजिक स्तर पे भी। उसका वो काउंटर नहीं कर पाए। हालांकि बड़े बड़े लुभावने उन्होंने दे दिए, प्रण है दे देंगे, प्राण दे देंगे, आप भी प्राण दे देंगे, प्रण दे देंगे, लेकिन दो नेता इसका भी काउंटर नहीं कर पाए कि आप जमानत पे हैं तो क्यों है। तेजस्वी यादव जितने लोग हैं वो अभी जितने सवाल पूछेंगे उसको टाल जाएंगे, दूसरे सवालों पे आ जाएंगे, दूसरे जवाबों पे आएंगे कि राहुल गांधी जमानत पे हैं तो क्यों है, किस कारण से है, क्या सामाजिक क्रांति में गए थे, 5,000 करोड़ का घोटाला, सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, सब जमानत पे हैं, तेजस्वी यादव पर कई केसेस हैं ऐसे आरोपों के। लेकिन अभी उन तुलना में देखें कि नीतीश जी के मान लीजिए 20 साल का शासन है, उसमें एक भी आरोप नहीं ये लोग लगा सके, खाली बोलने के अलावा कि भ्रष्टाचार है, लूट मची है, प्रमाण नहीं ला पाए, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं ला पाए। ये उनके लिए प्लस पॉइंट जाता है। और उनके दुश्मन भी बोलते हैं नीतीश जी बेचारे ऐसे है नहीं, उन पर बीमार होने का आरोप लगा कई तरह। फिर यहाँ मोदी जी का फेस ये भी काउंट किया, दावा कर रहे हैं अमित शाह इंटरव्यू में 160 प्लस जाएंगे, तो दावे के पीछे कारण क्या है। फिर SIR को लेकर मुद्दा बनाने की कोशिश की, वो मुद्दा भी लगता है सफल नहीं हो पाया या इस तरह से फ्लॉप हो गया कि चूंकि जो भागीदारी हुई, तो इस बार जो वोट परसेंट बढ़ा है 8 से 10% का, जो पिछली बार 64% था फर्स्ट चरण में, इस बार 67% की जो बात है, ये अपने आप में चिंतन के लायक है। बिहार चाहता क्या है, महिला और युवा का जो वोट है राखी, वो बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है आज की तारीख में। और उनका जो आपने भी बोला, सभी सहमत हैं, उसका इंक्लिनेशन किसी भी कीमत पे कट्टे, और जो बात आई अब रिवॉल्वर की बंदूक की बात आई, एक बच्चा 5 साल का कट्टे की बात कर रहा है, कहाँ से प्रेरणा लिया उसने। ये सबके लिए सोचने की बात है कि हम कौन सा समाज चाहते हैं, कैसा समाज चाहते हैं। यदि बीजेपी को होता तो भी मैं कंडेम करता, RJD का है तो भी मैं कंडेम कर रहा हूँ, या किसी जनसुराज का होता। वो बच्चे के दिमाग में आई बात कहाँ से कि तेजस्वी भाई तो कट्टा लहराएंगे। ये बिहार के लिए समग्र चिंतन, सोच और विकास के परिप्रेक्ष्य में हम सबको सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मिला जुला करके एक मोदी इफेक्ट है, मोदी इम्पैक्ट है, वो प्लस करेगा, महिलाओं का वोट प्लस करेगा। जो यूथ है बहुत सेंसिटिव हो गया है, जो जेन जी है जिसको भड़काने की कोशिश की गई राहुल जी ने, अन्य लोगों ने, वो शायद नहीं भड़का अन्य कंट्री के तर्ज पे, तो वो भी फेल्योर रहा। SIR पे इन्होंने नुक्स निकालने की कोशिश की, जहां ये जीते तो कर्नाटक में वहां बात की, बिहार चुनाव हो रहा है, हरियाणा की बात कर रहे हैं। अब आप एक संवैधानिक संस्था को ब्लेम कर रहे हैं, उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, उस पर भी हम लोग बिहार की घोषी बोलते हैं खिथड़ाई कर रहे हैं, बिला वजह बकचोदी कर रहे हैं, अभी उस बोली की बात करें, लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं। वो एक जिद्दी बच्चों की तरह, तो दो जिद्दी बच्चे आपस में कई जगह बात नहीं कर रहे हैं। आप देखिएगा RJD ने जो सीटें डिसाइड की, जो 100 से ज्यादा बिना किसी से पूछे हुए डिसाइड कर दिया। बेचारा था वहां पे, उसके पहले दिवंगत भट्टाचार्य ने इंटरव्यू दिया, ये जो इनकी प्लानिंग है मुझे ऑनलाइन इंडियन एक्सप्रेस में छपा कई सवाल, तो इन्होंने जो भी प्लानिंग की संकल्प का, मुझे कोई जानकारी नहीं है कहाँ से प्लानिंग लाए, कैसे नौकरी देंगे। उसके बाद VIP जो है विकासशील इंसान पार्टी, बेचारा डिप्टी CM क्लेम कर थक गया, 15 सीट में निपटा दिया उसको। लेकिन इस तरह के कंसंट्रेशन रहे, और कांग्रेस बेचारी हो गई, वहां पे दबंगई की हर जगह। और साथ साथ जो आपके शैली है, एक चैनल केस में एक RJD का व्यक्ति महिला को बैठाया, चुप रहो जहाँ बकवास कर रही हो, देखिए अभी आया नहीं सरकार, अभी से दबंगई कर रहे हैं। तो कई ऐसे लक्षण देखने को मिले हैं।
लक्षण से लगता नहीं है कि लोगों को बिहार, लालू का बिहार चाहिए या तेजस्वी का बिहार चाहिए। लालू को, बिहार के लोगों को, बिहार के जो लोग हैं उनको विकसित बिहार की दिशा में एक नया बिहार चाहिए। उसके लिए जो प्रेजेंट सिस्टम चल रहा है वो चलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और इंक्लाइनेशन जो है, सबसे बड़ा जो डिसाइडिंग फैक्टर है, 2 फैक्टर्स है, महिलाओं का वोट, साथ साथ युवाओं का वोट। अब उसको तेजस्वी क्लेम करें, ये लोग क्लेम करें, किस करवट बैठेगा वो अभी सीधी तरह कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, मार्जिन ज्यादा का जीत का नहीं होगा, ये भी बताता हूँ। लेकिन चूंकि इसमें कई चीजें हैं, चूंकि जातिगत फैक्टर हावी है, मैं पहले बोल चुका, क्षेत्रवाद भी हावी है, इन तमाम बीच में विकास कितना सर सर के बोलेगा वो देखने की बात है। लेकिन लगता है कि विकास सर बोलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल ठीक बात है, और ये बात तो है, देखिए क्लियर माइंडेड है। डिफरेंस कितना होगा ये तो नतीजों से पता चलेगा, लेकिन पिछले बार के रिकॉर्ड को यदि उठाकर देखा जाए तो वाकई में बहुत ज़्यादा ऐसा डिफरेंस था नहीं। लेकिन यदि आप बहुमत को छू लेते हैं तो वहाँ से फिर कोई गुंजाइश बचती नहीं है। तो खैर, पूरी पिक्चर तो हमें क्लियर हो ही जाएगी 14 तारीख को। कई सारे मेहमान कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, मृणाल जी बोलिए। मैं आ रही हूँ सर, एक एक करके सभी के पास आऊंगी, कई सारे लोग बोलना चाह रहे हैं। मृणाल जी बोलिए। देखिए मैम, जो अभी प्रवक्ता साहब बोल रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं मृणाल जी, वरिष्ठ पत्रकार है। हाँ, ये तो लग रहे हैं कि बेसिकली सत्ता पक्ष जो अभी है उनसे ग्रसित है। अभी मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि इनके चाणक्य जो अमित शाह जी हैं वो औंधे मुंह गिरने वाले हैं। जिस प्रकार का ये विश्लेषण कर रहे हैं और जिस प्रकार का ये ख्याली पुलाव पका रहे हैं, वो सब ध्वस्त होने वाला है। उसका कारण जानती है क्या है? क्योंकि ये महिलाओं का, अभी आप देखिए कि 4 दिन या 5 दिन हो गया फर्स्ट चरण का, और चुनाव आयुक्त अभी तक बता नहीं पाया है कितने प्रतिशत पुरुषों ने इस मतदान में भागीदारी निभाई और कितने महिलाओं ने भागीदारी निभाई। अब जिस प्रकार से ये चुनाव आयुक्त, अरे सुनिए ना, अब सुनिए, चुप रहिए, अब सुन लीजिए। और जिस प्रकार से चुनाव आयुक्त जो है बीजेपी का बी टीम होकर काम कर रही है, और यही नहीं, अब मैं बता देता हूं कि जिस प्रकार से ये चुनाव आयुक्त परसेप्शन बनाने का कोशिश कर रहा है जनता के बीच में, वो सब ध्वस्त होने वाले हैं 14 तारीख को। जिस प्रकार से मीडिया परसेप्शन बना रही है, जो नेशनल चैनल है, वो भी ध्वस्त होने वाले हैं। उसका कारण ये है कि जो युवा है, जिनके बेसिकली महिलाएं जो वोटर हैं, उसके पीछे लाइन लगकर उन्होंने दर्शाया है कि हमारे घर के जो युवा पढ़े लिखे हैं वो बेरोजगारी के तंज झेल रहे हैं, वो केवल कंटेलेक्चुअल बेसिस पर नौकरी करने के लिए बाध्य है, वो 5,000 और 10,000 15,000 नौकरी के लिए बाध्य है। लेकिन अब कहीं चुनाव नहीं हो रहा है, क्या फायदा होगा ऐसा बोलने से? नहीं, चुनाव फायदा नहीं है, लेकिन आपका बात तो काटेंगे ना भाई साहब। आप जिस प्रकार की बातें की हैं यहाँ पर, तो दर्शक तो देख रहे हैं ना। तो आप जो कृत कर रहे हैं, आपके होम मिनिस्टर जो है यहाँ पर बैठ के चुनाव लड़ा रहे हैं, दिल्ली में ब्लास्ट हो जा रहा है। आप अब सोचिए कि आप बार बार राहुल गांधी के बारे में बता रहे हैं कि राहुल गांधी कन्विक्टेड है। अरे सुनिए ना सर, मैं सभी को समय दे रही हूँ एक एक करके, बस संक्षेप में अपनी बात को जल्दी से रखिए। आपने राहुल गांधी को बताया कि कन्विक्टेड है। अरे भैया, कब तक रोते रहेंगे? उनको चुका है, अगर वो कन्विक्टेड होते तो जेल में होते। ठीक है, मृणाल जी रुकिए। मृणाल जी रुकिए, एक मिनट। राजेश जी, हाँ 1 सेकंड। हाँ राजेश जी, थोड़ा जल्दी से कंप्लीट करिएगा। हाँ बोलिए। राकेश जी इसके बाद आ रही है। मैं 1 मिनट समझ लूंगा। राजद जो है, राष्ट्रीय जनता दल, जुलाई अगस्त तक फॉर्म में थी। जैसे ही कांग्रेस से सटी, एक कम्युनल पार्टी से जैसे ही राजद ने नाता गहरा किया और बिहार की सड़कों पर घूमी, ये आपकी सोच है, और ये आपकी सोच है। आपको वोट को बेसिकली जो है मुस्लिम हिंदू करने में लगे हुए रहते हैं। हु इज द कॉम्युनल? यू आर द कॉम्युनल। हम लोग का विचार भारत का है, जो भारत देश का विचार है वही हम लोग का विचार है।
आप आरएसएस क्यों है? आपने 50 सालों तक भारतीय झंडा नहीं फहराया। बोलिएगा, अरे सुन लीजिए तब बोलिएगा मेहमान जी। आप बहुत विद्वान हम लोग जानते हैं, जब आपके पार्टी के नेता को भी देख रहे हैं। अगर राजद को आज सबसे बड़ा स्ट्राइक रेट में झटका लगा है तो कांग्रेस की वजह से लगा है। इनके तेलंगाना के मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं उस पर भी गौर कीजिए। मृणाल जी रुकिए प्लीज सर, इंटरप्ट मत करिए, बार बार अच्छा नहीं लगता, प्लीज। इनके ही वजह से आज राजद को गहरा नुकसान हुआ और शोक की लहर हुआ। आप उसको देख लीजिए। और सारे मीडिया गड़बड़ है जो बैठ गए आपके पास, वो तो सत्ता पक्ष से हो गए। तो अगला मरते से इनको बुलाइए, किसी डिबेट में कहिए, पत्रकार को साथ लेते आएंगे तो इनके लिए बोले। प्रैक्टिस तो कांग्रेस की वही रही है ना, पूरे बिहार को चौपट करने के बाद पूरे देश में बोल रहे कि कितने राज्य में सरकार है, कुछ है क्या इनका देश के अंदर में? ये आप प्रमुखता देते हैं कांग्रेस जैसी पार्टी। ठीक है राजेश जी, एक सेकेंड, इन लोगों को अलग रखा कीजिए। चलिए राजेश जी 1 मिनट रुकिए। हाँ चलो, बोलने लायक रहे क्या बिहार में? ठीक है, राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? 1 मिनट रुकिए सर, आप लोग अकेले थोड़ी बात कर लेंगे, रुकिए ना। जब मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, रोक रही हूँ, तो रुकिए ना समय देने के बावजूद। राकेश जी बोलिए, जनसुराज से अपनी बात रखना चाह रहे हैं। जी राकेश जी, सर मेरी बारी है, मुझे तो समय दे दीजिए। हाँ कुमार राकेश जी 1 मिनट, ये राकेश गोप हैं जनसुराज से, इनका पक्ष आ जाए फिर मैं आ रही हूँ। जी राकेश जी, मैं ज्यादा कुछ नहीं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे विद्वान बड़े भाई प्रवक्ता राजेश जैन साहब ने बताया कि हमारे आका, जनसुराज में कोई आका नहीं होता सर, भाजपा में होते होंगे, आपका स्वागत है, लेकिन जनसुराज में प्रणेता होते हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत है प्रशांत। मैं ये कह रहा हूँ राकेश जी कि प्रधानमंत्री जी ने भी 15 लाख रुपए देने के खाते में वादे किए थे, 2 करोड़ प्रतिवर्ष देने के वादे किए थे। वादे जमीन पर कितना उतरता है ये तो हम बिहार के लोग के साथ पूरा देश दुनिया ने देखा है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, जब जनता के पास एक नैरेटिव होता है तो जनता में वोट करने का एक उत्साह होता है। यकीनन जीत जिनकी भी हो, हमारे साथी ने बताया हमें कि जनसुराज न 3 में है न 13 में कहीं नहीं है। आप देखेंगे कि जनसुराज जिन मुद्दों को लेकर के चली है, हो सकता है नंबर गेम में हम थोड़ा पीछे छूट जाए, ये तो 14 तारीख को हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि बिहार का जो मुद्दा हमने जो एजेंडा सेट किया, इस बार हमने हिंदू मुसलमान नहीं होने दिया, इस बार हमने जाति पार्टी पर बात नहीं होने दिया। हम पूरे चुनाव को मुद्दे आधारित चुनाव करवाने में सफल हुए, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उनको रोजी रोजगार पर बातें करनी पड़ी। पहली बार प्रधानमंत्री जी को आके बिहार में कहना पड़ा कि पलायन रोकने पर हम काम करेंगे। सम्राट चौधरी जी को बयान देना पड़ा। तेजस्वी जी जो कि जाति और पार्टी और समीकरण की बात करते थे, वो बिहार से पलायन रोकने की बात करने लगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बिहार का मुद्दा जीत रहा है और आने वाला जो समय होगा 14 तारीख, वो एक बहुत ही बेहतरीन नतीजे लेकर के आएगा। और जनसुराज का जो मुद्दा है वो जनता का असल दर्द है। इन मुद्दों को लेकर के हम आगे भी संघर्ष करते हैं। चलिए जल्दी से संक्षिप्त प्रतिक्रिया सभी की आने दीजिए। लुत्फुल्लाह जी जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहब बोले, मंटू कुमार जी, बिहार में 20 वर्षों के शासनकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में ईमानदारी के साथ काम हुआ है। अब ले लिए स्वास्थ्य में बड़े पैमाने पर बहाली हुई है, शिक्षा में बड़े पैमाने पर बहाली हुई है, रोजगार के लिए 1 करोड़ रोजगार का वादा किया गया है, जिसमें से 50 लाख जो है जो नौकरी दी जाएगी और 50 लाख को जो है रोजगार के लिए व्यवस्था की जाएगी। दूसरी बात यह है कि हम लोग जो है काम करते हैं, विकास करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, अलग अलग बयानबाजी से हम लोग बचते हैं, काम पर हम लोग विश्वास रखते हैं। जो आदमी मेहनत करता है, मुशक्कत करता है, मुजाहिदा करता है, उसको फल मिलता है। बिहार की सम्मानित जनता ने मुझे फल दिया, मुझे बहुत बड़ा फल दिया है। खासकर युवा, महिलाओं, किसान, सभी जो है सब लोग मिलकर हम लोग को जो है वोटिंग किया है। और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और यही बात करके अपनी बात को विराम देता हूँ। ठीक है, मंटू जी मुझे सुन पा रहे हैं?
हाँ, सुन रहे राकेश जी। हाँ मंटू जी, ये जो दूसरा फेज हुआ, जो दिया गया है वो 13 तारीख तक ले एनडीए के कार्यकर्ता खुशी मनाए, 14 तारीख को महागठबंधन के कार्यकर्ता खुशी मनाए। सर एक ही बात सब लोग कह रहे हैं, सत्ता पक्ष कहता है, एनडीए कह रहा है कि 14 तारीख को हमारी सरकार बनेगी, आप लोग कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी। इससे इतर ना हमें ये देखना पड़ेगा, जो कुमार राकेश जी कह रहे थे कि जातिवाद, क्षेत्रीय समीकरण जो हैं उनके साथ साथ प्लस मुद्दे, उनके साथ साथ महिलाओं की भागीदारी, और उसमें एक चीज को मैं और प्लस कर देती हूँ, पिछली बार के रिकॉर्ड, हमें सारी चीजों को देखते हुए जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, हम सबका आकलन करने बैठे हैं कि आखिरकार क्या होगा। दावे ठीक है आप लोग कर लीजिए, लेकिन मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि यदि महिलाओं की भागीदारी और 10,000 की राशि थी, तो मैं आप लोगों को की भी एक बात बोलूंगी कि सरकारी नौकरी भी थी। तो दोनों तरफ से चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल एकदम नेक टू नेक फाइट देती। मनाने के लिए दिया गया है राखी जी, खुशी मनाने के लिए। राखी जी 1 मिनट में बताना चाहूंगा, तो लोग मनाएंगे। राखी जी राजेश जी एक सेकंड, राजेश जी एक सेकंड, मंटू जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। मंटू जी आवाज कट रही है, थोड़ा जल्दी से कंप्लीट करिए। भीड़ में है, 13 तारीख तक ले एनडीए के कार्यकर्ता खुशी मनाए नेता, 14 तारीख के महागठबंधन का दिन होगा। जो एग्जिट पोल आया है 2 दिन खुशी मनाने के लिए आया है। जिस तरह से बम्पर वोटिंग है, सत्ता के खिलाफ वोटिंग किया है, नौजवान, महिला, युवा, किसान, अल्पसंख्यक, सभी जाति धर्म के लोग महागठबंधन के पक्ष में वोट किए हैं, वो 14 तारीख के दिखाई देगा। ठीक है, हाँ राजेश जी कंप्लीट, जल्दी से क्या बोल रहे हैं? जी नहीं ठीक है, मंटू जी जो है कोप भवन में रहे 13 तारीख तक, अगर हम लोग खुश है तो 14 को हम उनके साथ है खाना पीना खाएंगे, हम लोग जश्न मनाएंगे। और बहरहाल मैं राकेश जी जो मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनको बड़े सम्मान के साथ बताना चाहता हूं कि वो केवल यह बता दें कि 15 लाख रुपया देने का कब वादा और किसने किया था, तो हम लोग मान जाएंगे कि वाकई आप उस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसके पास सारा डेटा नहीं किसी पब्लिक डोमेन में कहीं नहीं है, और ये सब हवाई बात है। लेकिन फिर एक बात राकेश जी, फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि बिना वादा किए भी 15 लाख देने का प्रयास करने पर आप लोग रोक देते हैं। 10,000 तो शुरू हो गया देना, 10,000। मैं राजेश जी बस इतना कहना चाहती हूँ, 15 लाख का शगुफा यदि लोग भूल भी जाएं, तो पिछले बार कितनी बातें की गई होगी बिहार इलेक्शन में, और कितने वादे इस बार धरातल पर उतरे, और इस बार कितने उतर पाएंगे, जनता इसको देखेगी। 15 लाख तो हो गए, अब गए। ठीक है, चलिए कुमार राकेश जी एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया। मृणाल जी एक सेकंड आ रही हूँ। कुमार राकेश जी एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया जल्दी से। आप ऐसे गुमराह नहीं कर सकते हैं। लोग पुरानी गिनती की रिकॉर्ड बजाते हैं 15 लाख और ये करो। 15 लाख के बारे में तो कई बार अमित शाह ने इंटरव्यू दे दिया, पीएम ने बोला हर बार खंडन की 15 लाख का मतलब क्या था, झूठ का नैरेटिव था, जैसे भी ऐसा आकर उसको बढ़ाया गया। मुद्दा ये है जो भी आपने बात कही कि महिलाओं की भागीदारी, ये जितने प्रवक्ता बैठे हैं इनमें बता दें किसमें हिम्मत है कि अपने पत्नी, महिला शक्ति या बेटी के भावनाओं के खिलाफ जाने की, और उसी से बिहार का भविष्य तय हो जाता है। बड़ा सीधा सवाल है सबसे, और सबकी बोलती बंद हो जाएगी। यदि महिला का सम्मान करते हैं, महिला शक्ति का सम्मान करते हैं, तो उससे ही सारा कुछ डिसाइड होता है। महिलाओं से घर बनता है, महिलाओं से देश बनता है, और महिलाओं से समाज बनता है। तो मुद्दा ये बहुत बड़ा मुद्दा है, छोटा मुद्दा नहीं है। अब महिला के साथ युवा शक्ति, इसमें खुद भी सोचना चाहिए, उसमें ब्लेम गेम की बात नहीं है, मुद्दे की बात है। जो जैसे कि ये लोग जातिवाद और क्षेत्रवाद बोलने में इनका सबकी बोलती बंद हो जाती है। जिससे पूछिएगा कि जो चाहे तेजस्वी या राहुल या जो पूरा खानदान कांग्रेस का जवाहरत पे है, इस पे कोई नहीं बोलेगा, सब टाल जाएंगे, कहानी पे कहानी ले आइए। तो सच को स्वीकारिए, तथ्य को स्वीकारिए, तथ्य पे बोलिए। बोलिए कि जमानत पे नहीं है, हाँ बोलिए कि नहीं है, बोलिए महिला शक्ति को नहीं मानते, सीधी बात कीजिए ना, घुमा कुमार राकेश जी। ठीक है अजय जी अपनी बात रखिएगा। सम्मान देने वाले लोग कहाँ थे? महिलाओं को तो घर में कैद किया जाता था। आज महिलाओं को आगे बढ़ने की बात और ये कर रहे हैं, तो
सब लोग इसमें भागीदार बनना चाहते हैं कि हमने महिलाओं को ये किया कि कौन ये नहीं थे, हम लोग कुर्ता पैजामा पहन करके मीटिंग में चले जाते हैं, कौन अपनी पत्नी के साथ मीटिंग में जाते हैं, कौन अपनी बेटी के साथ मीटिंग में जाते हैं। महिलाओं का सम्मान कहाँ? माँ बहन योजना चलाते हैं और घर की बहू को ये क्या करते हैं, बेइज्जत करते हैं। अपने सम्मानित परिवार की बेटी को घर में ला करके माँ बाप भाई बहन सब मिल करके घर से बाहर किया। आज चंद्रिका राय की बेटी कहाँ है? महिलाओं का सम्मान करते हैं। महिलाओं के लिए ये एनडीए की सरकार ने जो ये तय किया वो उसको मजबूती दी, बल दिया। और चुनाव आयोग की जो व्यवस्था थी ये बम्पर वोटिंग का बहुत बड़ा कारण था। और हमारे ये जाति पाति से अलग हट करके महिलाओं और युवाओं का जो ये गठबंधन, ये समीकरण तय हुआ। और नीतीश कुमार जी का ये जो लोगों ने SIR का मुद्दा बनाया, इसको ये करके उसके भय से भी बहुत सारे लोग वोटिंग में आए और एनडीए की सरकार बने। व्यवस्था मुस्लिम महिलाएं खुल करके कितने डिबेट में हमने सुना है, मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि शांति व्यवस्था कायम रहे। शांति व्यवस्था कायम है, इसलिए दिल खोल करके लोगों ने वोटिंग का काम किया है। ठीक है अजय जी, और बिहार आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। सर 14 तारीख के बाद, 14 तारिख को पता चलेगा। 14 तारीख को फिर डिबेट। हाँ मृणाल जी जल्दी से, मृणाल जी कंप्लीट करिए फटाफट। ये लोग भूल कि बीजेपी ने लोकतंत्र को लोकतंत्र को राजतंत्र बना दिया है। जब आप देखिए कि लोकसभा में 150 सांसद को सस्पेंड करके इन्होंने एक नियम लाया कि भैया ऐसा है कि अब चुनाव आयोग पर बेसिकली कोई केस नहीं होगा। पहला टूल। दूसरा टूल इन लोगों ने लेके आया कि जो बेसिकली चुनाव आयुक्त का जो बेसिकली चुनाव होता था, जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहते थे, उनको बेसिकली वहां से नियम के अनुसार से हटाया गया। तीसरा जो टूल लेके आया बिहार को जीतने के लिए कि भैया SIR किया जाएगा, जबकि लोकसभा में उसी मैंने किए हुए 2000 जनवरी का 2003 के SIR पर इन्होंने चुनाव लड़ा। तो चलिए मैं मृणाल जी बस इतना कहूंगी क्योंकि समय की सीमा है, इसलिए मुझे रोकना पड़ेगा। एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, पूरे नतीजे 14 तारीख को होंगे। बिहार की जनता किसके साथ है ये भी पता चल जाएगा। लेकिन एक बात का ख्याल जो रखना पड़ेगा वो ये है कि यदि मान लीजिए बिहार में बदलाव हुआ, मान लीजिए यदि बिहार में बदलाव हुआ तो आप SIR पर सवाल नहीं उठा पाएंगे। इस चीज का मुझे लगता है महागठबंधन ख्याल रखे। बाकी सब जनता जनार्दन के हाथों है। हम फिर मिलेंगे, 1-2 दिन की बात और है। फिलहाल समय बहुत हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने का। तो देखिए बिहार की बयार, आपको भी शुक्रिया। किसकी बनेगी सरकार, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल जो एग्जिट पोल आए हैं वो दिखाते हैं कि एनडीए को बहुमत है, लेकिन एग्जिट पोल नतीजे नहीं होते, इनमें बदलाव हो सकता है जैसा पिछले 2 विधानसभा चुनाव में हुआ है। तो आखिर किसकी बनेगी सरकार, पल पल की अपडेट न्यूज स्वदेश न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।